हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट, नाम देखो क्या नाम है, हाल ही में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। और राजस्थान के सीएम का नाम तुम्हें रट लेना चाहिए बिकॉज ही इज वेरी पॉपुलर, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी स्कीम चला रहे हैं। जैसे कि अभी गिग इकोनॉमी को लेकर मैंने तुमको बताया था कि पहला जो एक्ट आया है वो राजस्थान में आया है गिग वर्कर्स को सेफ्टी देने के लिए। गिग वर्कर्स कौन होते हैं, कौन होते हैं गिग इकोनॉमी क्या होती है? गिग वर्कर्स, GIG, गिग। गिग वर्कर्स जो होते हैं यही जो हमारे वर्कर्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और ये वॉलमार्ट और ये अनदर जो मिंत्रा वगैरह है, इन पर जो काम करते हैं एज ए डिलीवरी बॉय परमानेंटली, ऊबर और इन पे जो ऊबर होता है और क्या है एक ओला भी है ना। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उनको हायर करते हैं और इनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो राजस्थान गवर्नमेंट पहला बिल लेकर आई और अब राजस्थान गवर्नमेंट स्मार्टफोन योजना, और ये तुमको बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी बिल आया था, वो बिल नहीं, ये स्मार्टफोन योजना चलाई गई है बच्चों के लिए। नहीं मिला। यहाँ पर जो बच्चे ग्रेजुएशन में थे और इकोनॉमिकली जो वीकर हैं उनके लिए स्मार्टफोन बच्चों को दिए गए थे, ठीक है, जो ग्रेजुएशन में थे। एंड जिन्होंने जिन्होंने 12th पास की हुई थी उनको भी दिए गए, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में भी हुआ है और अब राजस्थान गवर्नमेंट में भी हुआ है। तो बेटा परसों एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए, ठीक है। देने का उद्देश्य क्या है कि डिजिटल लिटरेसी आ जाए। डिजिटल लिटरेसी इन द सेंस, तुमको पता है कि अब सब कुछ यूपीआई से हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं तो यूपीआई से कर रहे हैं, अभी कुछ ऑर्डर करना है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा इस चीज पर रिलाय कर गए हैं, तो इसलिए उन्होंने वहां की महिलाओं के लिए जो रूरल एरियाज में है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना चलाई है। नाम से ही पूछ लेंगे कौन से राज्य में है, ठीक है। और सीएम का नाम क्या है राजस्थान के, फटाफट से बता दो। सीएम कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत, यार मत भूलो, मैं कितनी बार बताया मैंने, अशोक गहलोत। कोई भी चर्चा में रहे ना तो उसका नाम याद रखना कि भाई वहां का सीएम कौन है जो ये ऐसी स्कीम लेकर आया। और 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्यों के सीएम तुम्हें पता होना चाहिए। बंगाल का कौन है? पश्चिम बंगाल का कौन है? दीदी शी इज वेरी पॉपुलर, क्योंकि वो 10 साल से वही है शायद अभी भी। कौन है, क्या नाम है उनका पूरा? ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की। झारखंड के कौन है पता है किसी को? हेमंत सोरेन, ठीक है। और बिहार के कौन है? नीतीश कुमार। अगर इधर की तरफ हम आते हैं तो ये इसके कौन है, यहाँ के छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और उड़ीसा के नवीन पटनायक, ठीक है, ऐसे याद रखना। तेलंगाना के ये सीएम के नाम भी पूछ लेते, बहुत कॉमन सी चीजें हैं। तो चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और तुमको जानने की जरूरत है। इसमें एक टॉपिक है जिसपे हम बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट कितना बदला? तो बेटा ये एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है इसमें 6 मेंबर होते हैं, यानी कि 6 सदस्य की कमेटी होती है। और जो एक्स ऑफिशियो इसका होता है वो होता है आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के जो गवर्नर होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे और इसमें एक डेप्यूटी गवर्नर होंगे। 3 सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करके भेजती है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करके भेजेगी। और एक ऑफिसर होगा जो बैंक का सेंट्रल बोर्ड है वो उसको चूज करेगा। तो ये पूछ लिया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, तो कितने होते हैं? 6, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 6 सदस्य। और आरबीआई एक्ट कब आया था ये भी याद होना चाहिए। हमारा आरबीआई जब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन से एक्ट के तहत काम कर रहा है? तो बेटा 1934 का जो एक्ट है, आरबीआई का एक्ट 1934 का,
ये उस एक्ट के तहत काम करता है। मतलब आरबीआई में जो भी कुछ भी चेंजेस होंगे वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत होंगे। ठीक है। अब पॉलिसी रेट क्या है? व्हाट इज पॉलिसी रेट? किसी को पता है पॉलिसी रेट किसे कहते हैं? देखो, इकोनॉमी इकोनॉमी हम पॉलिटी, हिस्ट्री और इसके ज्योग्राफी, ये जो तीन मेजर दिग्गज जो कह सकते हैं जीएस में टॉपिक है, इनके बाद हम इकोनॉमी करेंगे। इकोनॉमी में मेनली जो आता है बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और बजट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम इकोनॉमी में करेंगे। लेकिन अभी के लिए तुमको याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये हर 4 महीने में, क्वार्टरली या 3 महीने में, ये एक स्टेटमेंट जारी करती है। इनकी मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी की, पॉलिसी रेट को लेकर। जैसे कि तुमने सुना होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई, इन्फ्लेशन जिसे हम कह देते हैं, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जब होता है, जैसे कि महंगाई हो रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो ये क्या करते हैं, महंगाई की वजह से क्या होगा, जनता के हाथ में पैसा कम है, तो जनता के हाथ में पैसा पहुंचाना है। किस तरह से पहुंचाते हैं? बैंक के थ्रू। ठीक है। आरबीआई के तो हाथ में बैंक के थ्रू ही है, वो तो ऐसे नहीं दे सकते ना फ्री में। तो आरबीआई क्या करता है, जैसे हम किसी बैंक से लोन लेते हैं ना, वो बैंक भी आरबीआई से लोन लेते हैं। फॉर इंस्टेंस तुम एसबीआई का एग्जांपल ले लो, एसबीआई का। मान लो एसबीआई के पास मनी कम पड़ रही है, मनी कम पड़ रही है मतलब एसबीआई से जितने लोगों ने लोन ले रखा है वो लोन दे नहीं रहे हैं वापस उनको। एसबीआई एसबीआई को भी आरबीआई से पैसे उठाने पड़ते हैं। जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई उनको वो पैसा देता है उसको पॉलिसी रेट कहते हैं। जब पॉलिसी रेट कम कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, पॉलिसी रेट कम कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि मार्केट में जो पैसा है वो ज्यादा जाएगा। ठीक है। जब नहीं, पॉलिसी रेट कम कर दिया जाता है तो मार्केट में पैसा कम होगा, और पॉलिसी रेट जब ज्यादा कर दिया जाएगा तो मार्केट में पैसा ज्यादा होगा। इसको ऐसे समझो कि बेटा इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट, जैसे तुमने बैंक से लोन लिया तो तुम्हारे लिए अगर हम कह रहे हैं कि तुम्हें 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और 10% का मिल रहा है, तो कौन सा ज्यादा रहेगा इंटरेस्ट रेट? 10 वाला, है ना। तो यही सीन है कि आरबीआई जब बैंक को लोन देता है उसको हम पॉलिसी रेट कहते हैं। कमर्शियल बैंक को, जैसे एसबीआई हो गया, ये सिंडिकेट, कैनरा, ये सब, इनको जब लोन देता है उसे पॉलिसी रेट कहते हैं। और जो वो पॉलिसी रेट कम रहता है तब तो उस बैंक के हाथ में कम पैसा रहेगा, मार्केट में भी कम पैसा जाएगा। जो वो पॉलिसी रेट ज्यादा रहेगा तो उसके हाथ में पैसा ज्यादा रहेगा बैंक के, और मार्केट में भी पैसा जाएगा। इसका मतलब क्या है, मान लो एसबीआई के पास 10 करोड़ है, बैंक से उसने दे दिए, उसको 10 करोड़ दे दिए, तो वो फिर वो 10 करोड़ लैंड करेगा किसको, हमें। हमें लैंड करेगा, हम लोन लेंगे और फिर हम उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर वो आरबीआई में जाएगा। तो दिस इज इकोनॉमी। ऐसे ही वो इनकम करते हैं। कैसे होता है फायदा बैंक को, जब वो पैसा ऐसे ही नहीं रख देते। हम जब जमा करने गए, तुम गए 1 लाख या 2 लाख, तुम्हारा ऐसे ही थोड़ी रख देंगे वो लॉकर में, वो किसी और को लैंड कर देंगे। ठीक है। और वो जब किसी और को लैंड करेगा वो उनको इंटरेस्ट पे करेगा, उसी इंटरेस्ट से उनके स्टाफ की सैलरी, उनका बेनिफिट, सब कुछ उसी इंटरेस्ट से चलता है। ठीक है। तो ये पॉलिसी रेट जो है, आरबीआई ने कहा है कि हम कम नहीं कर रहे, 6.5% रख रहे हैं, ना कम कर रहे हैं ना ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, मॉनसून जल्दी आ गया, टमाटर की क्रॉप, टमाटर के बारे में बात कर लेते हैं। टमाटर क्यों महंगा हो गया? क्योंकि मॉनसून टाइम से पहले आ गया, और टाइम से पहले आने से भी पहले इतनी हीट और पेस्ट लग गए उनको, जो पेस्ट लग जाता है ना, पेस्ट मतलब कीड़े लग जाना, तो हाँ फसल बर्बाद हो गई टमाटर की, इसलिए टमाटर महंगे हैं। अब मार्केट में टमाटर जो है वो बहुत कम है, और टमाटर की फसल को पकने में 4 महीने का समय लगता है, और अब अगस्त के बाद थोड़ी सी राहत देखने को मिल जाएगी, अगस्त के बाद नई फसल आ जाएगी। ठीक है। तो ये चीज है, ये याद रखना कि क्या होता है, सिंपल लैंडिंग से रिलेटेड है। अब हाल ही में सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया, किसके लिए? ई पासेस के लिए। तो इसके बारे में मैं तुमको बता देती हूँ ये क्या है। जैसे कि इफ यू वांट टू विजिट सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारा मन है कि भाई मुझे सुप्रीम कोर्ट जाके देखना है,
तो वो बेटा ऐसे अलाउ नहीं करते हैं, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वहां से परमिशन मिलेगी आपको। जब परमिशन मिलेगी तब वो आपको वहां बुलाएंगे, वहीं पे वो पास देते हैं, बना के अंदर ही पास देते हैं। लेकिन ये जो सुस्वागतम पोर्टल है, इसमें आपको अब अंदर जाके पासेस लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अंदर तो भीड़ जमा हो जाती है। जैसे कि हम भी गए थे, तो क्योंकि वी आर नॉट येट वहाँ पे एडवोकेट की तरह, क्योंकि जो वहाँ पे एडवोकेट है उन्हीं को अलाउड है आना, या वहाँ पे जो जजेस है उन्हीं को अलाउड है, टाइट सिक्योरिटी रहती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो ई पासेस जो हैं, आप रजिस्टर कर लो, आपको ऑनलाइन ही इशू हो जाएंगे, और जब आप वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ पे लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है ई पासेस, जो विजिटर आएंगे उनके लिए। अब एक और पोर्टल लॉन्च किया गया है, दैट इज अतिथि पोर्टल। और अतिथि पोर्टल जो है ये केरल में लॉन्च हुआ है। तो अभी तुमने कुछ न्यूज सुनी होगी, कुछ माइग्रेंट्स वर्कर क्या कर रहे हैं। अभी एक रेप केस भी आया था एक राज्य में, कि माइग्रेंट्स वर्कर ने किसी माइनर बच्चे का रेप कर दिया था। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए केरल गवर्नमेंट ने कहा है कि माइग्रेंट वर्कर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल आयोजित किया गया, मतलब बनाया गया, दैट इज अतिथि पोर्टल। कि अब माइग्रेंट्स भी हमारे किसी भी राज्य में आएंगे, उसमें केरल में अगर वो एंटर करेंगे, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करके दिखाना पड़ेगा कि वो रजिस्टर्ड माइग्रेंट है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट उनको बाहर निकाल देगी। ठीक है, वहां पे काम नहीं करने देगी, क्योंकि माइग्रेंट्स क्या, बेसिकली क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता कौन क्या करते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, क्या है। तो इसलिए वो रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने केरल गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं जायद तलवार के बारे में। तो जायद, जैसे कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है, ये पर्शियन नेम है, अरबी नेम है। ठीक है, तो जायद तलवार जो है ये एक नौसेना अभ्यास है, जो कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच में होगा, और हुआ है। और भारत ने अपनी दो शिप भेजी हैं, कौन कौन सी, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिखंड। ये हमारी इंडियन नेवी शिप है जो इस एक्सरसाइज में पार्ट लेंगी। ठीक है, युद्ध अभ्यास होते रहते हैं अलग कंट्री के साथ। हम जैसे हमने अभी मालाबार एक्सरसाइज के बारे में सुना था, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और भारत के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, 31वीं वो एक्सरसाइज थी। ठीक है, सेम ऐसे ही ये वाली एक्सरसाइज है जायद तलवार। ठीक है, अब बालम डिक्लेरेशन, इसमें इस सारे में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज बालम डिक्लेरेशन। व्हाट इज बालम डिक्लेरेशन? तुमने अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा, कहाँ पर है अमेजोन फॉरेस्ट? कौन से अमेरिका में है? नॉर्थ में, साउथ में? साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, साउथ अमेरिका में है। और साउथ अमेरिका में भी बेटा उस जगह पर है। चलो हम बात करते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट की। तो बेसिकली सबसे पहले तो बालम डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं, क्या है बालम डिक्लेरेशन। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है उन्हें विश्व का लंग्स कहा जाता है, मतलब वर्ल्ड लंग। मोर देन कितनी कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं ये? देखो, मैं इसलिए तुम्हें बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम्हें ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। 20% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन। ठीक है, विश्व में 20% ऑक्सीजन जो है अकेले अमेजन रेन फॉरेस्ट देता है। और अमेजन रेन फॉरेस्ट में रिसेंट में जैसे ही वहां पे, पहले जो वहां के प्रेसिडेंट थे अब बदल गए हैं, पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे जेयर बोल्सोनारो। तो जेयर बोल्सोनारो ने वहां पर कुछ इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, वहां पे कुछ फॉरेस्ट में उनको सफाई करने के लिए आग लगा दी थी। ठीक है, उस पे पूरे वर्ल्ड में क्रिटिसिज्म हुआ था कि आप इन फॉरेस्ट को क्यों नहीं प्रिजर्व करके रख रहे हैं, क्यों सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इनको क्लीन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए एक बालन डिक्लेरेशन ब्राजील में अभी ये समिट हुआ है, जिसमें अमेजोन में जो 8 देश है, वो 8 देश जिसमें अमेजन रेन फॉरेस्ट फैला हुआ है, उनके बीच ये डिक्लेरेशन हुआ है अमेजन रेन फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर गुजरती है, और तुम लोगों को मैप के थ्रू भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है।
चलो देखो, इसका तो ये तो तुम्हें याद हो ही जाएगा। और इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? यहाँ से एक नदी जाती है, दैट इज अमेजोन रिवर। और ये कहाँ कहाँ पर है बेटा? यहाँ पर है ब्राजील, ब्राजील, बोलिविया, इधर है बोलिविया, पेरू, इक्वेडर, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सरीनेम, फ्रेंच गुयाना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ये वर्ल्ड की 20% ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज में है ये? मोर देन 8। ठीक है, 8 देशों में है। और उन्हीं 8 देशों ने क्या किया है? बालेम डिक्लेरेशन साइन किया है टू प्रोटेक्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट फायरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये याद रखना। और कौन सी नदी बहती है यहाँ से? अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर इज अ फेमस फॉर एनाकोंडा। हॉलीवुड मूवी में सबसे ज्यादा ये जंगल एनाकोंडा के लिए फेमस बताया गया है। बट यस, एनाकोंडा इज देयर, वहां पे बड़े बड़े एनाकोंडास पाया जाते हैं। ठीक है, तो ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट 8 कंट्रीज में है। और इसका सिग्निफिकेंस इतना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, ये सारी जो चीजें हो रही है, अल्टीमेटली हमें कौन बचाएगा उससे? फॉरेस्ट। और हम उसी को खत्म करते जा रहे हैं। तो इसलिए बालम डिक्लेरेशन साइन हुआ अमेजोन रेन फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए 8 देशों के बीच। और कहाँ पर संपन्न हुआ है ये? ब्राजील सम्मेलन में। ठीक है, अभी रिसेंट में ही ब्राजील सम्मेलन हुआ है, वहां पर ये हुआ। तो लोकेशन याद रखना। और रेन फॉरेस्ट है बेटा, यहाँ से इक्वेटर गुजरती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑल द टाइम रेन होती है। जहां से इक्वेटर जाती है वहां पर बारिश होती है, मतलब दिन रात वहां पे बारिश होती है इक्वेटर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हाल ही में यूपीआई के माध्यम से वॉइस द्वारा पेमेंट करने का प्रस्ताव रखा गया है। किसने किया? तो ये आरबीआई ने कहा है कि पेमेंट करने में भी एआई का यूज किया जाएगा। सब जगह एआई आ गया है। और उन्होंने कहा है कि आपको टाइप करना अब नहीं पड़ेगा, आप वॉइस से कहें कितने पैसे चाहिए, फॉर इंस्टेंस 2000 बोल दिया, वो चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यूपीआई में, यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई में वॉइस द्वारा, एआई द्वारा पेमेंट अब की जा सकती है। और आरबीआई इसको लेकर आ रहा है। ठीक है। तो एआई का वही तो रिपरकशन है। एआई, अच्छा तुम्हें क्या लगता है, अगर ह्यूमन, वही तो कह रही हूँ, ह्यूमन से ज्यादा परफेक्ट नहीं है कोई, ये बात मान लो। सीरियसली, एआई जो है, इसका लिमिटेड यूज है। लिमिटेड मतलब ये आपकी सारी चीजें ले, ह्यूमन इंटेलिजेंस का मुकाबला एआई कभी नहीं कर पाएगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या? देखो, एआई में आप जितनी इंफॉर्मेशन फीड करोगे, वो सिर्फ उतना ही आउटपुट आपको देगी
जितना इनपुट डालोगे उतना ही आउटपुट देगी। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐसी चीज है, आप कितना भी आउटपुट डालो या मत डालो, इनपुट डालो या मत डालो ह्यूमन माइंड में, लेकिन वो आउटपुट देता रहेगा। ठीक है, अनलिमिटेड चीजें करा लो तुम, ह्यूमन इंटेलिजेंस बियॉन्ड द एआई है। एआई तो कुछ भी नहीं है ह्यूमंस के सामने। तो अल्टीमेटली डोमिनेट कौन कर रहा है? ह्यूमंस है। और एआई भी ह्यूमंस ने बनाया, लेकिन लिमिटेड यूज होना चाहिए। वो रोबोट वाली बात ना हो जाए। रोबोट मूवी देखी थी, उसमें क्या होता है, जब रजनीकांत की चिप वो चेंज कर देता है विलेन, तो उसमें क्या होता है, वो उन्हीं के अगेंस्ट में हो जाता है जिन्होंने बनाया है उसको। ठीक है, तो ये चीज एआई में भी देखने को मिल सकती है। एआई का मिसयूज ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, कि ये हमारे अगेंस्ट यूज हो सकती है, कोई भी कंट्री कर सकती है, तो लिमिटेड सेंस में यूज किया जाए। तो एआई वॉइस पेमेंट भी अब की जा सकती है। गवर्नर का नाम याद रखना, आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये है हमारे शक्तिकांत दास। ठीक है, अब लास्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? आर्टिकल 324 के तहत। अच्छा, ये वाली बात सुनो ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था मार्च में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को के जो वो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका जो नियुक्ति होगी वो एक कमेटी करेगी जिसमें ओपोजिशन का लीडर होगा। ठीक है, और सीजेआई होंगे, ये उन्होंने कहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने पलट दिया। कैसे? अब एक बिल लेकर आए हैं वो पार्लियामेंट में, उस बिल में उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जो नियुक्ति होगी, उसमें नियुक्ति में एक तो प्रधानमंत्री रहेंगे, एक लीडर ऑफ ओपोजिशन रहेगा, और सीजेआई को रिप्लेस करके एक और कैबिनेट मंत्री रहेगा। अब तुम फॉर इंस्टेंस किसी को इलेक्शन कमीशन चूज करना है, तो भाई जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है उसकी तो चलेगी नहीं, उसकी तो एक ही वोट है। दो वोट किसकी है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट जिसको चाहे उसे बिठा सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पद पर। ठीक है, तो ये बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कैसे पलट सकते हो, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मान रहे हैं तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल सकता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगा रहा। ठीक है, तो ये याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होते है? आर्टिकल कौन सा है? तो 324। और अगर हम इलेक्शन कमीशन के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसके आर्टिकल की बात करें तो 324 से 329 तक, 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट टुडे। ठीक है, थैंक यू।